चलिए आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखिए ये हम लोगों ने इसके पहले मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। इसके पहले हम लोग कहाँ तक पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने मौर्य काल तक पढ़ा था। जैसे कि हमने आपको मगध की कहानी बतानी शुरू की थी, तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मगध पे शासन करने वाला जो वंश था वो हर्यक वंश था। फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर सिकंदर का आक्रमण हुआ, फिर मौर्य काल आया। मौर्य में भी कई महान राजाएं हुए, जैसे कि आपको दिख जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध केंद्रीकृत बनाने वाला एक शासन वाला व्यवस्था लेके आए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के आने से शासन प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो क्या हुई? केंद्रीकृत हो गई। फिर उनके बाद जो उनका पुत्र आता है वो थोड़ा नकारा टाइप का रहता है, बेकार टाइप का रहता है, तो उसका नाम रहता है बिंदुसार। वो कौन रहता है? बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद एक महान उनके पुत्र आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अशोक महान के नाम से जाना जाता है, जिनको हम लोग अशोक महान के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो मौर्य वंश जो चल रहा था, जब मौर्य वंश चल रहा था तो उस समय जो शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही अयोग्य उत्तराधिकारी आते गए, अयोग्य उत्तराधिकारियों के आने से हुआ क्या कि मौर्य वंश समाप्ति की कगार पे चला गया। कहाँ चला गया? समाप्ति की कगार पे चला गया। और समाप्ति की कगार पे जाने के तुरंत पश्चात देखिए एक नया वंश आता है जिसको बोलते हैं शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक को बृहदत्त को, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। वहीं से एक नया वंश उभर के सामने आता है, एक नया काल उभर के सामने आता है लोगों के सामने। वो जो काल रहता है उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। मतलब मौर्योत्तर काल के बाद का समय, यानी कि मौर्यों के बाद का जो समय होता है उसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ब्राह्मण वंश क्यों लिखा हुआ है? मैं चाहता था शुंग वंश लिख के समाप्त कर देता, मैंने यहाँ पे ब्राह्मण वंश को लिखा है। देखिए जो पिछला जो शासक थे क्षत्रिय थे, ठीक, राजा ही हुआ करते थे, तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था तो किसको मानता था? कौन से संप्रदाय को, यानी किस धर्म को मानता था? वो मानता था कि जैन धर्म को मानता था। ठीक, बिंदुसार आए, आजीवक संप्रदाय को मानने लगे। बिंदुसार आने के बाद किसको मानने लगे? आजीवक संप्रदाय को मानने लगे। फिर बिंदुसार के बाद उनका जो पुत्र आता है वो होता है कौन? अशोक। वो मानने लगा किसको? वो मानने लगा किसको? धर्म को, यानी कि बुद्ध को मानने लगा। बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो जितने भी समाज में कुरीतियां थी सबसे पहले ब्राह्मणों ने स्थापित की थी। ब्राह्मणों का कहना था कि जो गरीब लोग हैं उनके रास्ते में मार्ग में नहीं आ सकते। ब्राह्मणों का कहना था कि जो अछूत लोग हैं वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे। ब्राह्मणों का कहना था कि जो अछूत लोग हैं हमारे उस नॉर्मल कुएं से पानी नहीं निकाल सकते जिससे हम लोग पानी भरते हैं। तो इससे क्या हुआ था कि पूरे के पूरे समाज में कुरीतियां बढ़ गई। तो उनको उभारने के लिए, उनको सुधारने के लिए समाज में नए नए धर्मों का उदय, जैसे वैष्णव संप्रदाय का उदय हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मणों का जो अस्तित्व था वो समाप्ति के कगार पे हो गया। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है, जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है, कुछ सालों तक जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत अच्छा चला। लेकिन उसके बाद से क्या हो जाता है? समाज में कुरीतियां फिर से विद्यमान हो जाती हैं। फिर जो ये था हम लोग को कौन? ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये ब्राह्मण था। क्या था? एक ब्राह्मण था। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक, इसीलिए इसको ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। अब देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव दे के पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से ब्राह्मण वंश नहीं है। शुंग वंश ब्राह्मण वंश है, ठीक, और आपका कर्ण वंश ब्राह्मण वंश है, सातवाहन वंश आपका ब्राह्मण वंश है, लेकिन क्षेत्री वंश नहीं है। तो ये तीन याद रखिएगा कि ये तीन जो है ब्राह्मण वंश थे, इसीलिए इसको ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करता है। कब? 185 बीसी में, यानी कि 185 ईसा पूर्व 185 बीसी में क्या करता है? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करता है और अपनी राजधानी विदिशा को स्थापित करता है। कहाँ करता है? विदिशा को स्थापित करता है। अब देखिए पतंजलि और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। जो पतंजलि आप सुने हैं, पंतजलि जो थे वो किसके दरबार में थे या तो किसके समकालीन थे? तो कौन थे? किसके? ये पुष्यमित्र शुंग के। आप देखिए, आप पुष्यमित्र शुंग के बारे में सुने होंगे, उसने मिरांडर को हराया था। किसको हराया था? मिरांडर को हराया था। यूनानियों को भी पराजित करने वाला शासक था, यूनानियों को भी पराजित करने वाला शासक था। एक कट्टर ब्राह्मण था। क्या था? ये कट्टर ब्राह्मण था। फिर इसके बाद इसका जो पुत्र आता है उसका नाम रहता है अग्निमित्र। ये महाशय क्या करते हैं? प्रेम विवाह में ही मग्न रहते हैं, ये प्रेम में ही मग्न रहते हैं। ये अपना पूरा जीवन केवल क्या करते हैं? प्रेम करते हैं एक लड़की से। उस लड़की को उसी लड़की के साथ विवाह करते हैं, उसी के साथ जीवन यापन करते हैं, लेकिन प्रेम में अपना जीवन बिताते हैं।
ये हमें कहाँ से पता है? अग्निमित्रम, ठीक, अग्निमित्रम आप सुने होंगे, कालिदास की एक रचना है। कहा गया है कि ये अग्निमित्रम में उसी अग्निमित्र की और उसकी प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है जो कालिदास ने किया था। हालांकि कालिदास बहुत बाद में आता है, कालिदास आपको गुप्तों के साम्राज्य में मिलेंगे, लेकिन उन्होंने, लोगों का कहना है कि अग्निमित्रम मालिका मित्रम जो है कालिदास की रचना है, उसमें इन्हीं दोनों के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक। तो अंतिम शासक जो होता है शुंग वंश का, जो अंतिम शासक होता है उसका नाम क्या रहता है? शुंग वंश का जो अंतिम शासक रहता है उसका नाम रहता है देवभूति। क्या रहता है भैया? देवभूति। अब इसके शासन काल में क्या क्या होना शुरू हो जाता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इसके शासन काल में स्तूपों और पाषाण को कलिंग ले जाया गया, स्तूप और पाषाण को कलिंग ले जाया गया, वैष्णव धर्म का उद्धान हुआ और मनुस्मृति की स्थापना का काल भी कहा जाता है। किसके शासन काल को? पुष्पमित्र शुंग के शासन काल को। इसके बाद जो है अगला जो वंश आता है उसको बोलते हैं कण्व वंश। अगला जो वंश आता है उसको बोलते हैं कण्व वंश। देवभूति की हत्या करके वसुदेव कण्व वंश की स्थापना करता है, इसीलिए वसुदेव को क्या कहा जाता है? कण्व वंश का संस्थापक कहा जाता है। इनकी जो राजधानी थी वही थी जो आप जानते ही हैं, ठीक, बताने की कोई जरूरत नहीं है, पाटलिपुत्र, ठीक। तो इनका केवल साम्राज्य कहां तक विस्तृत रह गया था? इनका केवल साम्राज्य नकारा हो गया था, कुछ ज्यादा इन लोग के पास बचा नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे नकारा शासक होते हैं वैसे वैसे धन दौलत को लुटा देते हैं। जैसे एक घर में अगर नकारा का लड़का निकल जाए तो पूरे धन को बर्बाद कर देता है, ठीक, उसी तरीके के ये भी नकारा शासक थे, ठीक। अंतिम शासक जो थे सुशर्मा थे, जो शर्माते भाग गए, ठीक। अंतिम जो शासक थे कण्व वंश के, उनका नाम था सुशर्मा, जो शर्माते भाग गए। कहाँ भाग गए भैया? कहीं पे भी भाग गए, हमसे क्या मतलब, ठीक। तो हमने क्या जानना? कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी, देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी, अंतिम शासक सुशर्मा था और इनका साम्राज्य केवल और केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। क्यों? अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण। अगला जो वंश आता है उसके बारे में हमें थोड़ा डीपली जानना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पेपर देखेंगे, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, तो ये वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वंश के शासनकाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो हम लोगों के लिए जानने होंगे। सबसे पहली बात, सातवाहन वंश का जो संस्थापक रहता है, सातवाहन वंश का जो संस्थापक रहता है वो सिमुख रहता है। कौन रहता है? सिमुख रहता है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर रहती है, प्रतिष्ठान बोल सकते हैं, ठीक। महाराष्ट्र गोदावरी नदी के क्षेत्र जो था, गोदावरी और कृष्णा नदी का जो क्षेत्र था वहीं पे इनका शासन था। गोदावरी और कृष्णा नदी का जो क्षेत्र था वहीं पे इनका शासन होता था। इनमें जो प्रमुख शासक का नाम आप सुनते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनके साम्राज्य में, इनके शासन काल में महिलाओं को काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता था। होता क्या था कि पुत्र के पहले और या फिर अपने पति के पहले ये लोग क्या करते थे? अपनी माताओं का नाम रखते। जैसे मान लीजिए मैं राजा हूं तो हम लोग सबसे पहले अपने पिता का नाम बताते हैं ना, लेकिन उनके शासन काल में होता क्या था कि सबसे पहले माताओं को सम्मान देने के लिए अपनी माताओं का नाम आगे रखते थे, पीछे अपना नाम रखते थे। इसलिए इनके शासन काल के सबसे महान जो राजा रहते हैं उनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए, भूमि दान की सबसे पहली शुरुआत इन्हीं लोगों ने की थी। ब्राह्मणों को और भिक्षुणों को भूमि दान देने की प्रथा केवल सबसे पहले इन्हीं ने स्टार्ट की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमि दान की प्रथा सबसे प्रथम किसने स्टार्ट की थी? तो आप क्या बोलेंगे कि भूमि दान की सबसे प्रथम जो प्रथा थी तो उसकी शुरुआत सबसे पहले कौन करता है? ये सातवाहन वाले करते हैं। सातवाहन वाले किसको दान करते हैं? बौद्ध भिक्षुओं को और ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा को आरंभ करते हैं ये लोग, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए इनकी शासन व्यवस्था कैसे थी। देखिए, शासन व्यवस्था से क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्योंकि इनमें सिक्कों का प्रचलन हो गया था। क्या हो गया था? सिक्कों का प्रचलन हो गया था। अब देखिए, सिक्कों के प्रचलन में सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। शीशा एक धातु होती है, वो शीशा नहीं जिसमें हम लोग चारा देखते हैं, एक धातु होती है शीशा। उन शीशे के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, कांसे के सिक्के चलाए, प्रोटीन के सिक्के चलाए, कई सिक्कों उन्होंने चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे दोस्तों? तो इन्होंने सीसा, चांदी, पोटीन, कांसे के सिक्के चलवाए थे। किसने? इन्होंने, सातवाहनों ने। भूमि दान की प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट की थी सर्वप्रथम। सिक्कों की चलाने की प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट की थी सर्वप्रथम। शीशे के, लेड के, चांदी के और किसके? कांसे के सिक्के और प्रोटीन के सिक्के। प्रोटीन याद रखिएगा, ये भी एक धातु है। प्रोटीन के सिक्के चलाने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। देखिए, सातवाहन वंश का समाज, मैंने जैसे कि आपको बताया कि समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। महिलाओं को बहुत उच्च स्थान दिया गया था, लेकिन राजा हमेशा पिता ही बनता था, यानी कि पितृ ही बनते थे, लड़के ही बनते थे, याद रखिएगा।
इनके शासनकाल में काल क्षेत्र का निर्माण हुआ, ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, अमरावती का कला का भी विकास इन्हीं के शासनकाल में होता है। अमरावती कला का विकास भी इनके ही शासनकाल में होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो अगला मेंशन, देखिए जाहिर सी बात है, जैसे अशोक खत्म हुआ, नकारा शासक आए, कलिंग भी स्वतंत्र हो गया था। कलिंग भी था वो भी स्वतंत्र हो चुका था। कलिंग भी जो था वो भी स्वतंत्र हो चुका था। कलिंग भी स्वतंत्र हो चुका था। कलिंग भी स्वतंत्र हो चुका था। क्या हुआ था? कलिंग भी स्वतंत्र हो चुका था। तो उसके बाद जो है कलिंग में देखिए, अब कलिंग जो हमारा जो था, कलिंग वंश यानी कि इसको चेदी वंश भी बोलते हैं। कलिंग जो था उड़ीसा के आसपास वाला क्षेत्र था, वहां पे जो राजा शासन करते थे उस वहां के जो वंश को बोलते थे, क्या बोलते थे? वहां के वंश को बोलते थे, वहां के वंश को बोलते थे हम लोग चेदी वंश। क्या बोलते थे? चेदी वंश। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता था। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता था। अशोक की मृत्यु के पश्चात कलिंग स्वतंत्र हो चुका था और कलिंग में चेदी वंश का प्रमाण मिलता है। कहां से मिलता है भैया? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से चेदिंग में क्या होता है, जो इसका जो चेदी वंश का प्रमाण मिलता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इस वंश के सबसे महानतम राजाओं में गिनती किसी की होती है तो वो खारवेल की होती है, क्योंकि इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, बहुत ज्यादा उन्होंने नाम कमाया था, बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह जीते थे। तो कौन थे? खारवेल थे, याद रख लीजिएगा। और इसके बाद मगध पर आक्रमण करने और जीन की शीतलनाथ की मूर्ति जो वहां पर उन्होंने जीता था उसे लूटा गया था, उसको भी वापस ले गए थे तब। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मगध था, मगध पर आक्रमण कर जीन और शीतलनाथ की मूर्ति को भी ये लोग वापस कलिंग ले गए थे, जो महाजनपद काल से लूटा गया था। जो महाजनपद काल में कलिंग से लूटा गया था, उसको वापस वो लोग ले जाके अपनी जगह पे ही रख दिए थे। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इनसे 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पैट वाला भी एग्जाम हो रहा है, उसमें भी हो सकता है आपको दिखी जाए, क्योंकि अभी देखें बहुत पैट वाला एग्जाम के चक्कर में लोग बहुत परेशान है कि लेखपाल का फॉर्म आएगा तो उसके लिए भरने की अनुमति मिलेगी। ठीक, तो इतना चीज आपको रिवीजन करना है, उसको 2 से 3 बार देखना है। अगर आप इसको रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पक्का 100% ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि देखिए, हम लोगों के 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो हम लोग बहुत ही जल्द क्या, हम लोग कल से आपको लाइव क्लासेस देंगे। पूरा शेड्यूल हम लोग तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके से लाइव क्लासेस देनी है, तो आपको कल से जो है हमारी जो है लाइव क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो टारगेट क्या है आप लोगों का? BPSC। मार्कर चल नहीं रहा है, लग रहा है चल तो रहा है। तो BPSC 67 हम लोगों को किसी भी तरीके से क्रैक करना है, यही हम लोगों का टारगेट है। और BPSI बेसिकली ऑल इंडिया एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चाहे तो पूरा लेक्चर देख सकते हैं सभी एग्जाम के लिए। लेकिन जो बेसिकली जो होता है, जब तक एग्जाम का नाम ना लिखो तब तक लोग आते नहीं है। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।